नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात राहुल गांधी के एक ट्वीट ने एक अलग ही सनसनी फैला दी, सियासत में एक नई खलबली पैदा कर दी है। क्योंकि इस ट्वीट में राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप मोदी सरकार पर लगाया है और वो आरोप कोई नया नहीं है। हमेशा से विपक्ष के नेता और खासकर मोदी सरकार पर इस आरोप को लगाते रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे, मोदी सरकार पर हमेशा ही आरोप लगता रहा है कि वो ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का उपयोग करती है, दुरुपयोग करती है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। और इसी से जुड़े हुए एक आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। कल रात यानी आधी रात को उन्होंने जो ट्वीट किया है, क्या है वो ट्वीट, एक बार हम उसको देख लेते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि राहुल गांधी के इस आरोप के बाद किस तरह से घिर चुकी है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार किस तरह से घिरी हुई है और उसके सामने एक बड़ा संकट ये पैदा हो गया है कि अब वो क्या करेगी मोदी सरकार। क्या है राहुल गांधी का ये ट्वीट, एक बार हम इस ट्वीट को देख लेते हैं। जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं @dir_ed, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो उन्होंने कल रात को किया है। आपको मैं बता दूं कि ये ट्वीट राहुल गांधी का ओरिजिनली जो है वो अंग्रेजी में है, जिसमें वो लिखते हैं कि अपरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माय चक्रव्यूह स्पीच। ईडी उसमें ब्रैकेट में लिख रहे हैं, उसमें इन्वर्टेड में, इनसाइडर्स टेल मी अ रेड इज बीइंग प्लान्ड, वेटिंग विद ओपन आर्म्स एट डायरेक्टर ईडी, चाय एंड बिस्किट्स ऑन मी। यहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे ईडी के डायरेक्टर को टैग किया है। इसका मतलब राहुल गांधी अपने इस आरोप को लेकर बेहद संजीदा हैं। वैसे भी वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो जानते हैं कि उनकी कही हुई हर बात का अलग ही वजन होगा और इसीलिए आधी रात को जब वो ऐसा ट्वीट कर रहे हैं तो जाहिर है कि कोई बड़ा खेल ईडी के जरिए मोदी सरकार खेलने की कोशिश कर रही है। और यहाँ इस ट्वीट में राहुल गांधी ने जिस तरह से चक्रव्यूह का जिक्र किया है, तो आप जानते हैं कि अभी इसी हफ्ते राहुल गांधी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जो चक्रव्यूह का जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि महाभारत का जो चक्रव्यूह था उसमें अभिमन्यु को फंसाने और मारने वाले 6 लोग थे और अभी भी इसी तरह से 6 लोग जो हैं वो चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को एक चुनौती दी थी कि अब अभिमन्यु नहीं है, अब भारत की जनता अर्जुन है। राहुल गांधी के इस बयान पर संसद में खूब हंगामा भी हुआ था और उनकी बातों को जाहिर है इस कार्रवाई से हटा भी दिया गया था। लेकिन और ओम बिरला ने, जो लोकसभा के अध्यक्ष, उन्होंने तो साफ साफ राहुल गांधी को ये कह भी दिया था कि जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं है आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो राहुल गांधी ने फिर तंज में A1 A2 जैसी बातें भी की थी। यानी राहुल गांधी के इस अंदाज से मोदी सरकार पहले ही बड़ी बुरी तरह से घिरी हुई थी और अब उनका ये बड़ा आरोप ये बता रहा है कि सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है। क्योंकि राहुल गांधी अकेले नहीं है जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई का वो एक बता रहे हैं कि मुझ पर कार्रवाई हो सकती है और ईडी के इनसाइडर ने ये जानकारी दी है, बल्कि इधर अखिलेश यादव के जो पार्टी के सांसद हैं उनके घर पर ईडी की छापेमारी हो चुकी है। उधर नीतीश कुमार के साथ भी कोई खेल करने की तैयारी में मोदी सरकार दिख रही है। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार इस समय एनडीए के साथ है। उन्होंने कह दिया है कि मैं इंडिया में नहीं जाऊंगा, अब इधर ही रहूंगा। लेकिन बार बार ऐसी खबरें आती हैं कि वो फिर से अपना पाला बदल सकते हैं। ऐसे में मोदी सरकार उन्हें रोके रखने के लिए शायद ईडी का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उनके भी 2 करीबी अफसरों पर ईडी के हाथ पहुंच चुके हैं। तो क्या है ये सारा खेल और किस तरह से राहुल गांधी के इस बड़े आरोप में अब मोदी सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो करे तो क्या करे। इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दीपक जी, राहुल गांधी का ट्वीट आपने देखा अंग्रेजी हिंदी दोनों में, उन्होंने जिस तरह से चक्रव्यूह का यहाँ पर जिक्र किया है और अभी मैंने जो बताया कि उनका जो भाषण था, और ये चक्रव्यूह वाले भाषण से मोदी सरकार अभी उभरी नहीं थी कि जाति पर जो अनुराग ठाकुर ने बयान देकर एक अपनी सरकार को परेशानी में डाल दिया था, जिसे हम कहते हैं कि सेल्फ गोल कर लिया। दूसरा सेल्फ गोल हो गया मोदी की ओर से जब उन्होंने अनुराग ठाकुर के ही जो भाषण को और ये कहा कि नहीं बहुत अच्छा और सबको सुनना चाहिए, उसकी तारीफ कर दी। दोनों बातें मोदी सरकार के खिलाफ गई क्योंकि उसका ये चेहरा बेनकाब हो गया कि जाति के मसले पर मोदी जो है वो क्या सोचते हैं और राहुल गांधी जो है वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं।
किस तरह से ओबीसी और पिछड़ों को और दलितों को उनका हक दिलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की राजनीति बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। और ऐसे में अब ईडी की जो एंट्री हो चुकी है दीपक जी, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ये बात बिल्कुल हवा में बोल दी होगी, कोई सनसनी पैदा करने के लिए कह दी होगी। वो खबरों में आने के भूखे भी नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कहें वो खबरों में तो आ ही जाते हैं। अभी वो कल वायनाड गए थे तो वहां की भी तस्वीरें खूब छाई रही, और बीजेपी को ये तस्वीरें देखकर तकलीफ होती है, इसलिए उसने झूठी तस्वीरें भी फैलानी शुरू कर दी और ये भी दिखाने लगे कि राहुल गांधी कितने कैमरों के साथ वहां गए और कौन से एंगल से फोटो खिंचा रहे हैं। बीजेपी को ये नहीं दिख रहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उस आपदा की जगह में पहुंचकर और बिल्कुल जिसको कहते हैं जान जोखिम में, उनके लिए भी ये खतरा ही है, लेकिन फिर भी वो वहां गए ग्राउंड जीरो तक। इसके पहले हाथरस भी गए थे और मणिपुर भी गए थे। राहुल गांधी हर जगह पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं और संसद में भी वो पीड़ितों की आवाज ही उठा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार अब विपक्ष को पीड़ित करने का ये जो नया खेल, नया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसका जो चिर परिचित खेल है वही फिर खेलने की तैयारी में दिख रही है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जो है इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे घूम फिर कर फिर ईडी का ही सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, ये चिरपरिचित खेल तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इसका ईडी का प्रवेश जो है थोड़ा लंबे समय के बाद हुआ है। सबको ऐसी उम्मीद थी कि जैसे ही फिर से अगर मोदी सरकार आती है तीसरी बार और वैसे ही ताकतवर बनकर आती है जिस प्रकार से वो पहले 2 कार्यकालों में थी, तो संभवतः ये था कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो 3 केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जिनके बल पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हुई है। बहुत सारे प्रदेशों की जो सरकारें गिरी हैं और जिसे हम कथित जो ऑपरेशन लोटस कहा जाता है, ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत बहुत सारे बीजेपी से की जो ऐसी विरोधी जो सरकारें थी उन्हें तोड़ा गया। हम जानते हैं जैसा एडीआर जो है, जो एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स का जो एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया था कि 7 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के 400 से अधिक विधायकों और सांसदों को तोड़ा है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही ये कार्यक्रम पूरा होता है, चुनावी कार्यक्रम होता है, मोदी सरकार बन गई है, तो संभवतः अपना 270 का जो आंकड़ा है, उसे जो अपने स्वयं का बहुमत चाहिए लोकसभा में अपनी स्वतंत्र सरकार बनाने के लिए, मतलब बिना किसी अन्य पार्टियों के सहयोग के, फिलहाल तो वो टीडीपी और जेडीयू के बल पर है। तो ऐसा एक अंदेशा था कि ये जो ऑपरेशंस हैं इनके, ईडी के, सीबीआई के और आयकर के, ये कहीं ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार तीसरी बार जो चुनकर आई और 240 पर अटक गई, तो उसे कहीं न कहीं ये एहसास हो गया कि जिस प्रकार से लगातार छापेमारी वो कर रही है उसका कोई बहुत अच्छा असर जो है वो जनता पे नहीं गया है। और यही कारण है कि तीसरी बार जो है मोदी जी जो चाहते थे कि 370 भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर और एनडीए के बल पर 400 के पार ले जाए, वो नारा बहुत बुरी तरीके से जो है वो ध्वस्त हो गया और लोगों ने एक प्रकार से एक मजबूत विपक्ष जो है देश को दिया है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिस प्रकार से मोदी जी को लग रहा था और उन्होंने कहा भी था कि कांग्रेस जो है इस बार जो है बहुत कम हो जाएगी, वो उन्होंने बड़े व्यंग से भी कहा था कि राहुल गांधी की जो उम्र है उससे भी आधी सीटें आएंगी, मतलब 25, 26, 27 के आसपास सिमट जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि राहुल गांधी की जो उम्र है उससे लगभग डबल के आसपास जो है वो कांग्रेस की सीटें आ गई। और न केवल इतना ही बल्कि राहुल गांधी जो है वो विपक्ष के नेता भी चुन लिए गए, बहुत सर्वसम्मति से चुने गए। सभी दलों ने उनके साथ वो एकजुट होकर खड़े रहे। सपा बहुत मजबूत तरीके से सामने आई है। उसके बाद उसकी जो टीएमसी जो है, तृणमूल कांग्रेस जो है, वो काफी मजबूती से आई है। तृणमूल कांग्रेस भी ऐसी पार्टी है और आप पार्टी ऐसी है कि जिसके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स के छापे भी जो है सबसे ज्यादा पड़े हैं। लेकिन देखिए, अब जो तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी है, इसमें आप कहीं भी सरकार का डर किसी में नहीं दिख रहा है। न कांग्रेस के लोग, विपक्ष का कोई भी, एक भी दल नहीं टूटा, एक भी व्यक्ति नहीं टूटा, बल्कि चुनाव के पहले जिस बड़ी संख्या में लोग टूट कर जो है कांग्रेस से, आप से, टीएमसी से टूट कर जो जाया करते थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे, वो सिलसिला जो है वो रुक गया। अब जो है आप याद कीजिए, लगभग 1 साल पहले राहुल गांधी को एक बार ईडी बुला चुकी है और थोड़ा बहुत नहीं, 55 घंटे की रिकॉर्ड है कि 55 घंटे तक पूछताछ जो है वो ईडी ने उनके पास की। कोई और व्यक्ति होता तो पुलिस की आधे घंटे की जो पूछताछ होती है सामान्य पुलिस की, एक कांस्टेबल की, उसी में टूट जाती है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने जो है राहुल गांधी ने 55 घंटे तक लगातार उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हुई, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी हो सके। वरना
आप जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को ईडी ने बुलाया, इनकम टैक्स वालों ने बुलाया या कई बार सीबीआई ने बुलाया और पता चला कि वहीं से उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार करके ले गई। राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं हुआ। मूलतः अधिक से अधिक राहुल गांधी के बारे में क्या गिरफ्तारी हो सकती है? वो हो सकती है नेशनल हेराल्ड के मामले में, जिसमें आप याद कीजिए कि 5-6 जो एक जो फाउंडेशन बनाया गया था उसमें 5-6 लोग उसमें जो है आरोपित किए गए हैं। सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, जिसमें 2 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी है। एक मोतीलाल वोरा पे भी शायद मामला था और एक इनके जो सलाहकार थे गुजरात से अहमद पटेल, शायद उनके ऊपर था, या एक और कोई थे जो इनके जो फर्नांडिस जो थे, ऑस्कर फर्नांडिस पर था, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है तो। लेकिन अब रह गए ये 2-3, तो 1 साल तक देखिए अगर इनको गिरफ्तार किया जाना था तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब फिर से क्यों ईडी की बात हो रही है? और राहुल गांधी अगर ऐसा बयान दे रहे हैं, उसको टैग कर रहे हैं ईडी को, तो ये सामान्य मामला तो हो नहीं सकता, हंसी मजाक तो हो नहीं सकती, या कोई आप कह सकते हैं कि वो कोई ऐसा मीम नहीं बना रहे हैं या जोक नहीं कर रहे हैं, कोई चुटकुला नहीं सुना रहे किसी को। ईडी को भी टैग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर गंभीरता पूर्वक कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन अब अगर हम इस पर इसका रिपरकशंस हम समझे कि इसका फॉलोआउट क्या होगा, राजनीतिक हो या जिस प्रकार से भी हो। देखिए राहुल गांधी लगातार इस दौरान जो है बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने न केवल कांग्रेस को बहुत बड़ा दल बना के लोकसभा में लाया, उसके अलावा उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन को जो है, इंडिया गठबंधन की समय ताकत का जो बहुत बड़ा जो कारण है, उसका जो श्रेय है वो राहुल गांधी के नेतृत्व को है। आज से 2 साल 2.5 साल पहले के राहुल गांधी अब ये नहीं रह गए हैं। उसी समय राहुल गांधी भी जो थे, जब 55 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका, तो ईडी अगर गिरफ्तार कर लेती है, मान लीजिए, हमें इस पर चर्चा करेंगे कि क्यों गिरफ्तार किया जाएगा, तो आप देखिए इसका रिपरकशन और बहुत खराब होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ। इसलिए बहुत ये माना जाएगा कि देखिए राहुल गांधी को पहले से पता था। इसका मतलब है ईडी ने तब छापा मारा जब इनके भाषण के बाद जो है वो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। अब जो उन्होंने कहा है कि किसके कारण 2 in 1 में बहुत सारे संकेत हैं। लेकिन देखिए जिन 6 लोगों की उन्होंने बात की थी अपने बजट चर्चा के दौरान, बजट पर जब चर्चा कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने जो चक्रव्यूह वाला जो उन्होंने एक जो बयान दिया था, बड़ा ऐतिहासिक बयान था, बहुत वायरल हुआ, सारे देश भर में वो गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अभिमन्यु को 6 लोगों ने मिलकर मारा था, उसी प्रकार से हमें भी जो है इंडिया को, भारत को जो है, देश को फंसा दिया गया उस चक्रव्यूह में। देखिए उस चक्र में ऐसे ऐसे नाम है सर्वमित्रा जी कि उसमें से एक एक व्यक्ति आप कह सकते हैं कि पूरी सरकार है। नरेंद्र मोदी खुद, अमित शाह खुद, उसके बाद मोहन भागवत। आप क्या समझते हैं, मोहन भागवत कोई सामान्य व्यक्ति है? मोहन भागवत जो है उनके इशारे पे पूरी की पूरी सरकार चलती है। मोदी जो है, मोदी और अमित शाह जो है, उनके इशारे पर आज गद्दी पर बैठे हुए हैं। जब चाहे मोहन भागवत अगर एक इशारा कर दें तो शायद इनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद अजीत डोभाल का उन्होंने नाम लिया, जो सुरक्षा सलाहकार है। वो भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक का वो कर सकते हैं काम, ये भी हम जानते हैं। अब रही बात 2 ऐसे लोग जो इनसे इतर हैं, जो कारोबारी जगत से आते हैं, जिसके बारे में ये कह चुके हैं राहुल गांधी कि नंबर 1 पर देश में अदानी है, नंबर 2 पर जो है वो अंबानी है, और तीसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी आते हैं। मतलब नरेंद्र मोदी से भी कहीं ज्यादा ताकत जो है वो इन लोग आते हैं। इनका नाम लेने की कोशिश की राहुल गांधी ने। अब याद कीजिए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मना कर दिया, वो सदन के सदस्य नहीं है, आप उनकी बात मत लीजिए। तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से, जिसको हम कहते हैं कि जिसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहते हैं, उनका बहुत जबरदस्त हास्य बोध भी हमें नजर आया। उन्होंने ये कह दिया, ये पूछा कि अच्छा फिर मैं इन्हें किन नामों से पुकारूं। फिर उन्होंने A1 और A2, मतलब न केवल देखिए अदानी नंबर 1, अंबानी नंबर 2, लेकिन ए जो होता है अल्फाबेट में सबसे टॉप पे होता है। जिनका नाम ए से शुरू होता है उन बेचारों को सबसे सामने बैठना पड़ता है कक्षाओं में। हमने ये भी देखा है, परीक्षाओं के रोल नंबर में भी उन बच्चों का नाम सबसे ऊपर आता है, उनको सबसे पहले बुलाया जाता है प्रैक्टिकल के लिए। लेकिन ये बात सही है कि इन दोनों की ताकत जो है आज इतनी ज्यादा है कि आप अगर उनका नाम इस प्रकार से लेते हैं, अंबानी को पहले, अदानी को पहले भी ह्यूमिलेट कर चुके हैं। आप याद कीजिए जिस समय वो भारत जोड़ो यात्रा से लौटे थे और पहला उनका जब संसद में सत्र में जब उन्होंने भाषण दिया था, तो उन्होंने तस्वीर दिखाई जिसमें मोदी जी जो है वो शपथ लेने आ रहे हैं, तो वो अदानी के जहाज में बैठे हैं, उसको भी मना किया गया था। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सीधे सीधे आरोप भी लगा रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं, तो किसी का भी तिलमिला जाना, खासकर उसका जो व्यक्ति परेशान हो पहले से, घिरा हुआ हो। अंबानी अदानी के मामले में कभी भी नाम नहीं लेते थे मोदी जी,
मोदी जी ने केवल एक बार नाम लिया, गलती से कह दिया कि क्या शहजादे ने उनका नाम लेना छोड़ दिया है, क्या उनके ट्रक में भर भर के इन्होंने पैसा भेजा है, वो दांव भी उन्हीं के उल्टा पड़ा। क्योंकि राहुल गांधी ने तुरंत ट्वीट किया कि क्या आपको पता है कि ट्रकों में पैसा आता है, तो आप ईडी कब भेज रहे हैं। तो कायदे से ईडी तो जानी चाहिए थी, वो ईडी अभी तक नहीं गई है अंबानी और अदानी के घरों में। अब अगर ये तैयारी हो रही कि राहुल गांधी को घेरने की ईडी के जरिए तैयारी हो रही, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। पहले के राहुल और अब के राहुल में बहुत फर्क है। अब राहुल अभिमन्यु जैसे नहीं है कि जो अकेले खड़े हैं अंदर, उनके साथ पूरे के पूरे बाकी योद्धा भी हैं। और आप याद कीजिए पिछले समय जिस समय जाति वाला मामला उठा था और अनुराग ठाकुर ने कहा जिनकी जाति का पता नहीं वो क्या जाति की गणना कराएंगे, तो सबसे पहले उसका जो रिस्पॉन्ड किया था, बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतिरोध किया था, वो अखिलेश यादव ने किया था। सपा और तृणमूल कांग्रेस और आज ये तीनों चारों पार्टियां जो हैं इतनी मजबूत, उधर स्टैलिन का आप कह सकते हैं, उधर तेजस्वी यादव कह सकते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव की पार्टी वैसी बन के नहीं आई है, लेकिन उनकी जमीनी ताकत तो है। इस प्रकार से अब जो राहुल गांधी को अगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कदम उठाया तो उससे महंगा पड़ेगा, ये बात बहुत तय है। तरुमित्रा जी बिल्कुल, आपने जिन साथियों का नाम लिया है दीपक जी, उसमें एक नाम शिवसेना का भी हम ले सकते हैं, क्योंकि शिवसेना की ओर से भी, हालांकि शिवसेना और कांग्रेस दो भिन्न प्रकृति के दल रहे हैं हमेशा से और इन दोनों के बीच कोई खास दोस्ती नहीं रही थी, लेकिन बीजेपी ने इस दोस्ती को करा दिया जब उसने उद्धव ठाकरे को दगा दिया और फिर शरद पवार के कारण महागठबंधन जो वहां पर बना, महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बनी, उसमें कांग्रेस शिवसेना साथ आए और न केवल साथ आए बल्कि अब हम ये देख रहे हैं कि संजय राउत हैं या चाहे उद्धव ठाकरे हैं, ये लोग भी अब राहुल गांधी पर अगर कोई उंगली उठाता है या उनके किसी जैसे हिंदुत्व के ऊपर राहुल गांधी पर सवाल उठाए गए तो उद्धव ठाकरे ने उनका बचाव किया कि बीजेपी जिस हिंदुत्व की बात करती है हम वैसे हिंदुत्व वाले नहीं हैं और राहुल गांधी ने कोई अपमान नहीं किया है। कल भी जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया उसके बाद संजय राउत की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी, एक जरूरी बयान उनका सामने आया है। क्या कहा है संजय राउत ने, इसको हम सुन लेते हैं। कहा है राहुल गांधी जी ने, जो भी सरकार के खिलाफ आज जोर शोर से अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए, उनके सबके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और ये साजिश यहां नहीं विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर, मैं इतना कह सकता हूं, क्योंकि एक महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियां उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई और ये फिर एक बार ये सब गैर कानूनी काम, मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज करके या गुंडों की मदद लेकर हम सब पर हमले हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत गंभीर आरोप है दीपक जी संजय राउत के, और वो ये भी कह रहे हैं कि विदेशी धरती पर ये पूरी शायद तैयारी हो रही है और हमले भी हो सकते हैं। और हमने देखा था जब राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर दिखाई, हिंदुत्व पर जो समझाया कि अगर आप हिंदू खुद को कहते हैं तो आपको हिंसक नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये कह दिया गया कि राहुल ने हिंदू धर्म का अपमान किया है और उनके घर के बाहर जिस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो वहां पर सुरक्षा बढ़ानी पड़ी थी राहुल गांधी की। कहा जाता है कि मोदी सरकार ने सुरक्षा वैसे भी कम कर दी है और उनकी जान को लेकर चिंताएं हमेशा होती हैं। हमारे चैनल पे ममता कालिया का एक जो इंटरव्यू हमने लिया उसमें एक बड़ी मार्मिक बात उन्होंने कही थी कि राहुल चाहे जीते चाहे हारे, चुनाव के समय उन्होंने कहा था चाहे जीते चाहे हारे बस जीता रहे। तो राहुल गांधी जीते रहे, ये जो तमन्ना है ये इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की है और वो चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ संजय राउत ने एक बड़ा ही गंभीर आरोप मोदी सरकार पर लगाया और मेरा ख्याल है कि जब कोई विपक्ष का नेता ऐसा आरोप लगाता है तो जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए और ये साफ करना चाहिए कि देश में जो खेल चल रहा है, अगर उन पर ये उंगलियां उठ रही हैं कि आप सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका खंडन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री अपने मन की बात बोलते हैं तो वो चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि जब तक मैं संसद में आऊंगा वो संसद में भी नहीं आएंगे। आपने जिक्र किया था दीपक जी की अडानी की जो तस्वीर उन्होंने दिखाई उसके बाद ही याद कीजिए कि राहुल गांधी पर जो पुराना मुकदमा मोदी सरनेम वाला वो खुला, उस पर तुरंत सजा भी हो गई और उनकी सांसदी भी जो है वो छीन ली गई थी और बाद में फिर राहुल गांधी लौटे सुप्रीम कोर्ट के कारण। तो राहुल गांधी पर हमले जो हैं किसी न किसी तरह लगातार हो रहे हैं
2022 में नेशनल हेराल्ड मामले में ही उनसे ईडी ने 55 घंटे पूछताछ की। सोनिया गांधी से भी काफी लंबी पूछताछ हुई, हालांकि इन दोनों के खिलाफ कुछ मिला नहीं और ईडी जो है खाली हाथ रह गई। लेकिन कल राहुल गांधी का ये आरोप आया और अभी आज ही समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जौनपुर के बाबू सिंह कुशवाहा, उनके घर पर ईडी ने जो है लखनऊ में छापेमारी की है। और इधर मतलब ये जो क्योंकि अखिलेश यादव भी लगातार विपक्ष की आवाज जो राहुल गांधी के साथ नहीं बोलते, वो अपनी आवाज भी उतनी मजबूत कर रहे हैं विपक्ष की ओर से। तो ये दोनों नेता इस समय मोदी सरकार को बड़े चुभते हुए दिख रहे हैं और जैसा संजय राउत ने बोला, धज्जियां उड़ा दी है सरकार की। तो ये लिटरली वैसा ही होता दिख रहा है, क्योंकि जो भी बात राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी सरकार उसका खंडन करने जाए तो फंसे, ना खंडन करे, अपना बचाव ना करे तो भी फंसे। उसके लिए बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। और कल राहुल गांधी के इस आरोप पर अब मोदी का तो कोई उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, नड्डा जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, अमित शाह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बाकी विपक्ष के बीजेपी नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उसको हम जरा यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसे इन्होंने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब सांसद भी हैं बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने कहा है कि कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय राहुल गांधी को सता रहा है। ईडी अपना काम करती है लेकिन वो भयभीत क्यों है? ईडी का काम है रेड करना, वो रेड मारेगी, इसमें डर की कोई बात नहीं। दूसरे सांसद हैं बीजेपी के दिनेश शर्मा। ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान हम देखा। अब दिनेश शर्मा लिखते हैं वे आजकल बेचैन हैं, उन्होंने इतना झूठ बोला है, इतनी अफवाहें फैलाई हैं, इसलिए वे बेचैन हैं। वे 3-4 दिन तक वायनाड नहीं पहुंच पाए, अब जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें बेचैनी होना स्वाभाविक है। बेचैनी के कारण उन्हें रात को नींद नहीं आती है, इसलिए जो मन आता है वो ट्वीट करते हैं। उनकी बातों को जनता गंभीरता से नहीं लेती है। ये है दिनेश शर्मा। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो हमेशा से हमलावर रहते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी पे, उनका ये कहना है, मैं समझता हूं ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष हैं। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं लेकिन सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये जो है ये 3 नेताओं की अभी प्रतिक्रिया हमने देख ली दीपक जी, जिसमें दिनेश शर्मा तो उन्हें और वे मतलब सर्वनाम से उन्होंने काम चला लिया। पता नहीं राहुल गांधी का नाम लिखने में उन्हें क्यों डर लग रहा था। लेकिन जो बातें राहुल गांधी पर कही गई हैं कि वो झूठ बोलते हैं सदन में, बीजेपी या तो ये साबित कर दे कि वो झूठ बोलते हैं, या वो डर रहे हैं, या वो बेचैन हैं और उनको रात को नींद नहीं आती इसलिए वो इस तरह के ट्वीट करते हैं। आप क्या कहेंगे दीपक जी, इस तरह के जो बचाव कर रही है बीजेपी इतने लचर तरीके से बचाव में, क्या वो अपने मोदी सरकार के सामने अपने या मोदी जी के सामने अपने नंबर बढ़वा पाएंगे ये नेता? पहली बात तो ये है सौमित्रा जी कि इन लोग कौन होते हैं ईडी की ओर से बोलने वाले? क्या ईडी के अंदर की जानकारी इन्हें होती है? क्या इनके अनुसार जो है ईडी काम करती है? दूसरी बात, ना तो ये कोई प्रवक्ता है। सबसे बड़ी बात तो है कि ईडी को बात करनी चाहिए थी। चलिए ठीक है, हम मान सकते हैं कि एक ऐसी जांच एजेंसी है कि जो इसके बारे में ना बोले। दूसरी बात देखिए, मजेदार बात, अपने आप में कितना बड़ा विरोधाभास है। दिनेश शर्मा कहते हैं कि उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता और 3 जो वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के वो उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देकर वो ट्वीट कर रहे हैं। अगर इतने ही अगंभीर किस्म की बात राहुल गांधी करते हैं तो आपको क्या जरूरत है? आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन वो मैदान में उतर गए हैं। इन तीनों का उतरना ये बताता है कि कहीं न कहीं कुछ मामला जो है उसमें राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें सत्यता है। अगर ऐसा बिल्कुल नहीं रहता तो उन्हें क्या जरूरत थी? दूसरी बात, कायदे से इसके बारे में होम मिनिस्ट्री को बात करनी चाहिए थी, या फाइनेंस मिनिस्टर को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ईडी जो है ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। तो वित्त मंत्रालय बतानी चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है। और अगर लोग इस समय सदन चल रहा है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि विपक्ष के नेता के खिलाफ अगर ईडी जो है वो कार्रवाई करने की बात कर रही है तो यहाँ पर वित्त मंत्री का बयान आना चाहिए था। आप सदन के बाहर कुछ भी कहते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये तब होता है जिस समय सदन न चल रहा हो। अगर सदन चल रहा है तो वित्त मंत्री का सबसे पहले बयान आना चाहिए। अगर छापा पड़ने वाला है तो भी बताए, कोई बात नहीं है। अगर कार्रवाई करने जा रही है ईडी तो भी वित्त मंत्री को बताना चाहिए कि हाँ, ईडी जो है अपने हिसाब से काम कर रही है और वो छापा मारती है या नहीं मारती वो उसका अपना नजरिया है। क्योंकि जैसा पहले कहा गया है कि ईडी तमाम जांच एजेंसियों को हमने पूरी खुली छूट दे रखी है, तो खुली छूट के अंतर्गत वो करेगी या नहीं करेगी उसका अपना काम है। लेकिन बयान जो आना चाहिए था वो केवल वहीं से आना चाहिए था, या फिर आना चाहिए था ओम बिरला साहब की तरफ से आना चाहिए था। क्योंकि ओम बिरला का काम है सत्र के दौरान अपने जो आपके जो सदस्य हैं, चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो,
उनको संरक्षण देने का काम जो है ओम बिरला का होता है। इस समय देश का असली मालिक जो है, जब सदन चल रहा है तो वो ओम बिरला है। प्रधानमंत्री वगैरह सब उनके अंतर नीचे आ जाते हैं। जब सदन खत्म हो जाता है तब प्रधानमंत्री की चलती है, तब प्रधानमंत्री जो है देश का शासक होता है। किसी को भी कमांड देने का काम, किसी को भी बताने का काम, ये सही है गलत है, इस समय ओम बिरला के हाथ में। लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। बयान ऐसे 3 लोगों के आते हैं जो जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि अपने नंबर बढ़ाने के लिए शायद ये लोग कह रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो इससे कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। क्योंकि होगा ये कि अगर छापा पड़ जाता है, देखिए राहुल गांधी इस प्रकार से अचानक तो नहीं बोलेंगे कि मुझ पर छापा पड़ने वाला है, और अगर छापा पड़ता है तो इन तीनों के जो बयान है पूरे के पूरे जो है वो अप्रासंगिक हो जाएंगे। पता चल जाएगा कि आपको पास कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन कुल जमा ये है कि वो बात केवल इसलिए कह रहे हैं कि हम नजर में आ जाए कि देखिए राहुल गांधी के खिलाफ हमने भी बात की है, हमें कोई मंत्री पद दिया जाए। दूसरी बात जो है, राहुल गांधी ने इस बात की परवाह नहीं की कि उनके ऊपर हमले होते हैं नहीं होते, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि जब तक इस प्रकार का खतरा मोल नहीं लेंगे, पब्लिक के पास जब वो जाते हैं तो इस प्रकार से हम हर कोई जानता है। उन्होंने अपने परिवार के अंदर ही देखा है कि किस प्रकार से उनके पिता जो है राजीव गांधी, वो जिस समय श्री पेरुम्बदूर में दौरे पर थे, अचानक एक महिला आई और वो बम से उड़ा दिए गए। इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। तो ये सारे जानते हुए भी उन्होंने इस प्रकार का खतरा मोल लिया है। अब पिछली उनकी 2 यात्राएं याद कीजिए, वहां पर जितने लाख लोग उनके साथ चल रहे थे, तो उनकी जान को खतरा तो पहले भी था। आप याद कीजिए, जम्मू में जब वो पहुंचे थे पहली जो भारत जोड़ो यात्रा में, तो जम्मू के पास अचानक ये हुआ कि उनके आसपास की सारी पुलिस और सीआरपीएफ जो है वो हट चुकी थी। ये लोगों ने ध्यान में लाया कि राहुल गांधी की सुरक्षा में भारी कमी हुई है, कुछ चूक हो रही है। तत्काल जो है सरकार ने एक्शन लिया था और उसमें उन्हें जो है पूरा का पूरा वापस उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको तब तक ठीक किया गया था। लेकिन जहां तक ये बात है कि अगर आप ये शासन की ओर से अगर कोई ऐसी कोशिश होती है या यहाँ तक किसी पार्टी की ओर से होती है कि राहुल गांधी पे कोई हमला हो जाए या कुछ हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी अब इन चीजों से ऊपर हो गए हैं। उन्हें इन चीजों का कतई फर्क नहीं पड़ता। पिछले आप लगभग 2-2.5 साल से देखें तो हर वक्त वो सामान्य जनता के बीच घिरे रहते हैं। जब भी सड़क पर उतरते हैं, लोगों से उतर के बात कर लेते हैं, कार से उतरते हैं। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग नारे लगा रहे थे, तो उनसे भी मिलने चले गए थे वो। अब मेरा अपना ऐसा मानना है कि ये जो खतरे वाली बात है, खतरा उनके ऊपर पहले से है, कुछ भी अगर हो सकता है। उसमें सबसे गंभीर जो एंगल है वो दिया है उद्धव ठाकरे ने, अपने संजय राउत ने जो दिया है, शिवसेना के नेता है, कि इसकी जो योजना है वो कहीं विदेश में बन रही है। अगर ऐसा होता है तो बहुत खतरनाक है। सरकार को तत्काल सतर्क होना चाहिए, क्योंकि देखिए राजीव गांधी की हत्या का भी मूल कारण जो है वो श्रीलंका के में जो हुआ था, जो कुछ वहां पर तमिल और श्रीलंका के लोगों के बीच जो हुआ था, उसके कारण उसका असर जो है वो भारत में हुआ और भारत में वो हत्या हुई थी। दूसरी बात, इंदिरा गांधी की हत्या का भी एक बड़ा कारण जो है वो खालिस्तान मूवमेंट था, और खालिस्तान की जो पृष्ठभूमि है वो भी विदेश के बाद यहाँ पर पहुंची थी। तो ये बहुत गंभीर संकेत है। संजय राउत के बयान को केंद्र सरकार की ओर से और इनकी ओर से, उनका जो सुरक्षा विभाग है उनकी ओर से बहुत ध्यान से इसे देखना चाहिए, क्योंकि अगर एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन पर अगर हमला होता है तो आपकी अपनी व्यक्तिगत या राजनीतिक जीत तो हो सकती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि है इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। तो ये अगर बात दुनिया में जाती है, उसका कारण यह है कि राहुल गांधी जो है वो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं। वो कोई स्थानीय नेता नहीं हो, केवल भारत के नेता नहीं है। और जब लोकतंत्र की लड़ाई, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम अपने पड़ोसी देश बर्मा की बात करें तो वहां पर जो जेल में है वहां के लोकतंत्र की जो लीडर है, जो कुछ समय तक वहां की राष्ट्रपति भी रही, आंग सू जो है, वो उसको हम पूरी दुनिया की नेता मानते हैं। जो भी लोकतंत्र के लिए लड़ा है, नेल्सन मंडेला केवल दक्षिण अफ्रीका के नेता नहीं है, वो पूरी दुनिया के नेता माने जाते हैं। जो जो लोकतंत्र के लिए कहीं भी लड़ता है उसके लिए पूरी दुनिया में महत्व है। तो राहुल गांधी के साथ अगर ऐसा होता है तो बहुत गंभीर मुद्दा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को कम से कम नोटिस लेगा गृह मंत्रालय जो है, और इसके ऊपर कुछ न कुछ करना चाहिए उसे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तरुण मित्रा जी। जी बिल्कुल, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो बातें संजय राउत ने उठाई हैं, अगर संजय राउत को अगर ये जानकारी है तो मोदी सरकार को भी मेरा ख्याल है ऐसी जानकारी होनी चाहिए,
और ठीक है, ऐसी बातों को कोई सार्वजनिक नहीं करता, गोपनीय तरीके से इन पर काम होता है और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर मोदी सरकार अपने जो राजनीतिक राग द्वेष से ऊपर उठकर एक नेता की सुरक्षा के लिए, नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा के लिए जो भी कुछ जरूरी होगा उस पर वो ध्यान देगी। और संजय राउत के बयान को, चाहे राहुल गांधी की बातों को अगर यूं ही हवा में उड़ाने वाला उसका ये जो रवैया है वो जारी रहा तो ये न केवल लोकतंत्र बल्कि खुद मोदी सरकार के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ सवाल उसकी अपनी साख का भी है। और अभी ऐसा लग रहा है दीपक जी की मोदी जी को साख से ज्यादा सत्ता की चिंता है। और इसी सिलसिले में अब खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं और इधर नीतीश कुमार जिस तरीके से उन्होंने जो भी बातें वायदे जो किए थे बिहार की जनता से कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये सब कर देंगे, तो वो कुछ नहीं कर पा रही है। न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष पैकेज मिला, और अब तो जाति जनगणना पर भी जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपना स्टैंड दिखा दिया है उसमें नीतीश कुमार के सामने अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा कि वो जनता के सामने क्या मुंह लेकर जाएं, क्या कहें। तो ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि वो वापस आ सकते हैं इधर, क्योंकि सामाजिक न्याय की बात जब होगी तो जाहिर है इंडिया गठबंधन का पलड़ा जो है वो भारी दिख रहा है और नीतीश कुमार भारी के साथ ही आना चाहेंगे, लेकिन मोदी उनको रोक कर रखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पिछले दिनों नीतीश कुमार के जो एक सरकार में अधिकारी हैं संजीव हंस, उनके ऊपर छापा हुआ ईडी का, क्योंकि एक अलग मामला था लेकिन वो घूम फिरकर पैसों की लेन देन पर बात आई और ईडी का छापा हुआ। अब नीतीश कुमार के एक और करीबी आईएएस अधिकारी के बेटे पर ईडी के छापे की प्लानिंग चल रही है, ये खबरें आ रही हैं। और इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं कि मोदी सरकार किसी न किसी तरह ईडी के जरिए नीतीश कुमार को अपने पास रोक कर रखना चाहती है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने अपना पाला एकदम से बदल लिया था तब भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आशंका जताई थी कि हो सकता है उन पर किसी किस्म का दबाव रहा हो। अब नीतीश कुमार, वैसे तो उनके बेटे भी बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आता, वो तो आध्यात्म वाले दिखते हैं, वैसा कुछ है नहीं कि उनके परिवार में भाई भतीजावाद से वो दूर है अभी तक, लेकिन किन वजहों से नीतीश कुमार दबाव में आ रहे हैं ये भी एक अलग रहस्य इस समय की राजनीति में बना हुआ है। लेकिन दूसरी ओर नीतीश कुमार की बात हम देख लिया हमने, अखिलेश यादव पर किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो विपक्ष का जो आरोप रहता है कि ईडी के जरिए ही दबाव बनाया जाता है। और ये जो आंकड़े हैं एक दीपक जी 2022 तक के आंकड़े हैं, उनके मुताबिक कि मोदी सरकार के 8 साल यानी 2014 से 2022 तक कुल 121 बड़े नेताओं पर छापेमारी हुई ईडी की, और इनमें से 115 जो थे वे विपक्ष के थे, यानी 95% जो थे विपक्षी नेताओं पर हुआ। जबकि हम देखें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 से 14 के बीच 36 विपक्ष के नेताओं पर जांच हुई, मतलब 36 नेताओं पर जांच हुई, जिनमें से 14 जो थे वो विपक्ष के नेता थे, यानी 54% विपक्ष के नेता थे। और मोदी सरकार ने 3010 जगहों पर छापेमारी की और यूपीए सरकार ने 112 जगहों पर छापेमारी की। ये 2022 तक के आंकड़े हैं। 2023 के जब चुनाव हुए तो हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में भी फिर किस तरीके से ईडी की जो जांच है वो पहुंची थी। तो ये सारा खेल विपक्ष के जो आरोप हैं, और जैसा आपने बताया कि एडीआर की भी जो रिपोर्ट है कि किस तरह से वो ऑपरेशन लोटस करती है, क्या लगता है आपको मोदी सरकार का ये जो पुराना खेल है जो हमेशा से वो ईडी का और सीबीआई का जो करते रही है इस्तेमाल, और ऐसा लग रहा था कि अब शायद मोदी उस चीज से बाज आएंगे, लेकिन ऐसा अभी भी जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने। और यहाँ पर मैं राहुल गांधी की एक और पुरानी बाइट सुनाना चाहती हूँ अपने दर्शकों को, जो कि उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त दी थी, और वो एक तरह से ईडी के अधिकारियों को चेतावनी थी, या जांच एजेंसियों को या केंद्रीय अधिकारियों को चेतावनी थी कि आप दबाव में काम करेंगे तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे अगर हम सत्ता में आए तो। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, एक बार इसको सुनते हैं दीपक जी। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं, ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता।
तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। राहुल गांधी की एकदम स्पष्ट चेतावनी थी और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा था कि किसी न किसी दिन बीजेपी की सरकार गिरेगी। दीपक जी, क्या लगता है कि क्या मोदी जी को ये लग रहा है कि उनकी सरकार गिर सकती है, इसीलिए अखिलेश यादव के जो सांसद हैं उन पर छापेमारी, या नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर छापेमारी, या राहुल गांधी का ये जो आधी रात का ट्वीट है कि उनके ऊपर भी छापेमारी हो सकती है? क्या ये विपक्ष की आवाज को दबाने की मोदी सरकार की एक और कोशिश है, और क्या ये कोशिश किसी तरह अपनी सत्ता बचाने की लग रही है आपको? दीपक जी, आप तक मेरी आवाज? जी अभी जी जी मेरी लग रहा है, मेरी आवाज आ रही मेरी? जी आ रही आवाज। जी, तो अगर हम नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार के बारे में आप चाहे जो भी बात करें, वो चाहे पलटू राम है या उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर में कई बार खेमे बदले हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है कि वो जिधर भी जाते हैं उधर का पलड़ा जरूर वो भारी कर देते हैं। तो नीतीश कुमार अगर उन्होंने सबसे पहले अपना रंग जो दिखाया वो नीति आयोग की बैठक में न आकर दिखाया है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के कान जो है वो थोड़े से सतर्क हो गए, खड़े हो गए उनके कान, कि नीतीश कुमार का व्यवहार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि नीतीश कुमार के साथ भी कुछ न कुछ ऐसा मामला जरूर है जिसका संकेत जो है राहुल गांधी ने उस समय दिया था, जिस समय ठीक चुनाव के पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ के एनडीए ज्वाइन कर लिया था। तो उस समय राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा था कि वो दबाव को सह नहीं सके हैं। तो वो दबाव कौन सा है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर ऐसा है तो नीतीश कुमार को रोके रखने के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, आप हर तरह के चर्चाओं में जितने भी तरह की हम टीवी पर जो है या हमारे जैसे यूट्यूबर्स हैं, वो सारी बात एक बात तो जरूर कर रहे हैं इस सरकार के आने के बाद, और वो संसद के अंदर भी लोग कर रहे हैं कि ये सरकार कब तक चलेगी पता नहीं। आप अभी याद कीजिए, परसों ही सदन में उस समय अखिलेश यादव ने खड़े होकर बोला था, पूरे सत्ताधारी पार्टी के सामने कहा था कि आपकी सरकार चलने वाली नहीं है, जाने वाली सरकार है, चलने वाली सरकार नहीं जाने वाली सरकार है। आप याद कीजिए, किसी भी व्यक्ति ने एनडीए के खड़े होकर नहीं कहा कि नहीं हमारी सरकार चलेगी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। वो पूरा का पूरा बयान जो है अखिलेश सीधे सीधे बिना किसी प्रतिरोध के वो पूरा ले गए, कोई कहने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब यह है कि एनडीए के अंदर के लोग, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी विश्वास नहीं कि हम कब तक चलेंगे। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि इस डार्क हॉर्स को रोक के रखा जाए, ये जो बिल्कुल ऐसा महत्वपूर्ण प्यादा जो है नीतीश कुमार। और दूसरी बात, उन्हें बहुत ज्यादा डर आंध्र प्रदेश के इनसे नहीं है, चंद्रबाबू नायडू से बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है वो मुख्य धारा की राजनीति में वैसी बड़ी भूमिका बिल्कुल नहीं निभाते थे। वो दक्षिण भारत के वो है, और वो खुश है अपने राज्य के अंदर। जैसे किसी समय नवीन पटनायक होते थे, वो अपने उड़ीसा में खुश थे, उन्हें बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं थी। जिस प्रकार से स्टालिन आते हैं, बाकी पूरे भारतीय की जो मुख्य राजनीति है उसके साथ वो भूमिका भी निभाते हैं। तो चंद्रबाबू के हम पिछले 30 सालों का करियर हम देख रहे हैं, वो अपने प्रदेश में खुश रहते हैं। उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, वहां पर वो अपने राज्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। एक समय उन्हें सीईओ कहा जाता था, अक्सर अपने राज्य को सीईओ कहलाते थे। तो उन्हें 15,000 करोड़ दे दिए गए हैं उनके अपनी राजधानी बनाने के लिए, उतने में वो खुश हैं। सबसे ज्यादा डर किसका है, किसे लेकर है, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को, इस सरकार को, वो है नीतीश कुमार का। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड भी पलटने का है, वो कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हो सकता है कि उनके अब सीधे सीधे देखिए, अगर नीतीश कुमार के ऊपर ही छापा मार दिया जाए फिर तो समर्थन ही वापस ले लेंगे वो। उन्हें ये होगा कि ठीक है उनके आसपास के लोगों को मारिए। इसीलिए आप देखिए कि उन्होंने किसी राजनीतिक सहयोगी के ऊपर भी छापा नहीं मारा, उसके ऊपर मारा जा रहा है ब्यूरोक्रेट के ऊपर। ठीक है, ब्यूरोक्रेट अपने आप फंसता है। अक्सर होता यह है कि बहुत सारे जो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो राजनीतिक लोगों के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं या सरकार की बहुत वफादारी होती है, कई बार वो फंसते हैं और जाते हैं।
इसी बिहार के एक पूर्व चीफ सेक्रेटरी जो है उनके ऊपर कई तरह के केसेस जो है वो चल रहे हैं। उनके कई बार फोटो भी आते रहते हैं, वो सीढ़ियों पे बैठे रहते हैं बेचारे, उनके साथ आज कोई नहीं है वगैरह वगैरह। तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर उन्होंने हमला करके एक तरह से इशारा किया है नीतीश कुमार के लिए कि देखिए अभी तक तो हम आपके आसपास तक पहुंचे हैं, अभी आपके रिश्तेदारों क्या नहीं पहुंचे हैं, आपके राजनीतिक सहयोगी क्या नहीं पहुंचे हैं। तो नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि उनको थोड़ा थोड़ा डरा कर भी रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर छापा पड़ गया फिर तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संकेत छोटा सा जो है वो उन्होंने ईडी के मार्फत जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है। एक अंतिम बात, जो आपने उद्धव ठाकरे का जो नाम लिया कि वो भी एक बहुत मजबूत इनके साथ जो है राहुल गांधी के साथ और कांग्रेस के साथ, उसी राज्य के शरद पवार को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। शरद पवार जो है वो भी लगातार जो है वो एक प्रकार से राहुल गांधी के साथ और इंडिया के साथ हैं। और याद कीजिए उन्हीं शरद पवार के बारे में भी अमित शाह बोल के आ गए हैं ये भ्रष्टाचार के सरगना है। तो अगर भ्रष्टाचार के सरगना है आपको पता है तो आप क्यों नहीं उनके यहाँ भी छापा मारते, आप थोड़ा वो भी करके देख लीजिए। बल्कि उल्टे कल ही जो है वित्त मंत्रालय ने एक समिति गठित की है, उस समिति का काम रहेगा जीएसटी का पुनर्मूल्यांकन करना, जीएसटी कानून का, और ये जो टैक्स सिस्टम है। और मजेदार बात यह है कि उसकी अध्यक्षता जो है वो अजीत पवार करने जा रहे हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि अजीत पवार को आप इसका अध्यक्ष बना रहे हैं तो आप किस हद तक और कहां तक जो है लोगों का चुनाव किन कामों के लिए करते हैं, ये भी बहुत साफ हो गया है। और अब आगे देखिए ईडी का ये जो दावा है राहुल गांधी का, अगर हम तो कहते हैं कि ईडी को ये भी करके देख लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को ये करके भी देख लेना चाहिए, और उसका असर फिर क्या होगा, वो कैसे संभालेगी भारतीय जनता पार्टी, ये तो वो ही जाने। तरुण मित्रा जी बिल्कुल, बीजेपी खुद को कैसे संभालेगी, ईडी के जरिए वो कहां तक अपनी सरकार खींच पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया गठबंधन में हेमंत सोरेन मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट में भी यहाँ से उसको, क्योंकि वो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार रखना चाहती थी लेकिन उन्हें जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल का मामला अभी चल ही रहा है, हालांकि ईडी कोई आरोप अब तक साबित नहीं कर पाई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी से उसने पूछताछ कर ली, संजय राउत को उसने जेल भेज दिया, शरद पवार तो खुद ईडी के दफ्तर चले गए थे कि बताइए। जी दीपक जी कुछ कह रहे हैं आप? हाँ नहीं, हाँ एक आंकड़ा और महत्वपूर्ण है जो आपने बताया कि कितने छापे पड़े हैं ईडी की ओर से या सीबीआई या आयकर विभाग, उसी में एक और मजेदार आंकड़ा है, वो भी कभी आप दर्शकों के सामने लाएंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि उसमें सक्सेस रेट जो है ईडी की कार्रवाई का वो बहुत कम है, बहुत ही कम लोगों के ऊपर जो है वो आरोप को सिद्ध कर सकी है ईडी। यहाँ तक कि सीबीआई का भी स्ट्राइक रेट बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केवल विपक्षी नेताओं को डराने के लिए कर रहे हैं। बस यही मैं जोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य ये तो नहीं है कि देश से भ्रष्टाचार दूर हो, उसका लक्ष्य है सत्ता में बने रहना, और इसके लिए वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। और राहुल गांधी ने जो अभी हमने कुछ समय पहले उनकी बाइट सुनी थी पुरानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के वक्त की, वो उसमें यही इशारा था कि आप जो है अपना काम नहीं कर रहे, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, और इसीलिए ऐसे अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी थी। और आप याद कीजिए दीपक जी किस तरह ईडी के जो निदेशक थे उनका कार्यकाल बार बार बढ़ाया गया था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा था कि क्यों आपके पास क्या कोई दूसरे अधिकारी नहीं है। और जिस तरीके से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था, संजय मिश्रा, मेरा ख्याल है संजय मिश्रा ही सरनेम था उनका, जिस तरीके से उनको पूरा बढ़ाया गया था उनका कार्यकाल, उसमें भी जाहिर हो रहा था कि मोदी सरकार कैसे ईडी को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है। दो अच्छी एजेंसियां जो देश की हुआ करती थी, काफी प्रतिष्ठित, और अभी भी उनकी प्रतिष्ठा इस तरह से कायम है कि कोई भी गंभीर मामला होने पर लोग सीबीआई की जांच होती है, ईडी की जांच होती है तो ये मानते हैं कि चलिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन जहां इसमें राजनीतिक दलों की बात होती है और खासकर विपक्ष के नेताओं की जब बात आती है तो फिर ये समझा जाता है कि ये सत्ता का दुरुपयोग है। अब ये दुर्भाग्य की बात कहें या ईडी का अपना इकबाल, वो उनके जो निदेशक हैं उनको दिखाना चाहिए कि हम राजनीति का इस तरह से मोहरा नहीं बनेंगे। कब वो दिखा पाते हैं इस तरह का इकबाल, ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप लगाया है मोदी सरकार पर, और उसमें जिस तरीके से ईडी के डायरेक्टर को भी टैग किया हुआ है उससे समझ में आ रहा है कि इस आरोप में कहीं कोई बड़ी गंभीर बात छुपी हुई है। राहुल गांधी को जो कहना था वो उन्होंने कह दिया।
अब देखना होगा कि मोदी सरकार क्या करेगी। तो दीपक जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ, देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।